नमस्ते और स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल हैं। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अनुच्छेद 12 से शुरू करें। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। ये राज्य को सरकार, संघ कार्यपालिका, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के क्षेत्र में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों के रूप में परिभाषित करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13, मौलिक अनुच्छेद 13 में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहले का कहना है कि संविधान के प्रारंभ से पहले बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा कहता है कि कानून में कोई भी अध्यादेश, कानून द्वारा आदेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना शामिल है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। तीसरे का कहना है कि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा। हम अनुच्छेद 368 का बाद में अध्ययन करेंगे, तो अभी आप बस यही याद रखें। अब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों को 6 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवां है सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठा और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। आइए अब समानता के अधिकार के तहत लेखों का अध्ययन शुरू करें। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और आपके अधिकारों की कानून द्वारा रक्षा की जाएगी। लेकिन इस अनुच्छेद में एक अपवाद है जो कहता है कि राष्ट्रपति, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य, राज्यपाल, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सत्ता में होने पर नागरिक या आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। इसका कहना है कि सबसे पहले राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच या कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिजॉर्ट के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं। तीसरा, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उदाहरण के लिए, बस और मेट्रो में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित। चौथा, राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उदाहरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता है। इसका मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रोजगार, उदाहरण सरकारी नौकरियों, पदों के मामले में समान अवसर मिलेगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि सरकार नौकरियों या पदों को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करने के लिए नियम बना सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अर्थात राज्य और निजी व्यक्ति को अस्पृश्यता का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 18 शीर्षक का उन्मूलन है। सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा ये कोई उपाधि नहीं है जो राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी, और लाभ का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है। इसमें कुछ बिंदुओं का प्रयोग किया गया जो इस प्रकार हैं। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना सही है। तीसरा है संघ और संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। पांचवा, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है। छठा है संपत्ति का अधिकार जो अब एक कानूनी अधिकार है। यह अब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अब अंतिम है किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार का अभ्यास करने का अधिकार। कुछ उचित प्रतिबंध हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, संप्रभुता, अखंडता, मानहानि और अदालत की अवमानना के हित में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में 2 और छुपे हुए अधिकार हैं। वह है इंटरनेट का अधिकार और सूचना का अधिकार। अगला अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके 3 अंग हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति को अपराध होने पर लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक का दंड नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उस कानून के मुताबिक सजा मिलेगी जो उस समय लागू था जब अपराध हुआ था।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने 2012 में बैंक लूटा और उस समय डकैती की सजा 6 साल कैद है तो उसे 6 साल की कैद होगी। दूसरा बिंदु यह है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, यानी एक अपराध के लिए 1 बार की सजा। तीसरा बिंदु यह है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ जानकारी देने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मांगे जाने पर अंगूठे का निशान और ब्लड स्पेसिमेन जमा करना होगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 शिक्षा का मौलिक अधिकार है, अर्थात राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण है। इसके 3 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। दूसरा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तीसरा खंड 1 और 2 में कुछ भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो फिलहाल विदेशी शत्रु है या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे निवारक हिरासत प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। इस लेख के अंतर्गत कुछ और बिंदु हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं। आइए अब शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करें। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध है, लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वे गैर स्कूल समय के दौरान सुरक्षित स्थानों पर काम कर सकते हैं। आइए अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करें जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। तो इस अधिकार के अंतर्गत पहला अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, जो कि प्रत्येक धार्मिक संस्था को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार। दूसरा, धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। तीसरा, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार। और चौथा, ऐसी संपत्ति को कानून द्वारा प्रशासित करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, लेकिन इस खंड में कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का अध्ययन करें। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, अर्थात भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है को उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण है जो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब इस अनुच्छेद को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया था और एक संशोधित संस्करण अनुच्छेद 301 के रूप में डाला गया था। आइए अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अध्ययन करें जो अनुच्छेद 32 में है।
जब भी अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो आपको अदालत में जाने का अधिकार है। इस मामले में अदालत रिट जारी करती है। 5 मुख्य रिट हैं जो इस प्रकार हैं। पहला हेबियस कॉर्पस है, जो व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के तौर पर आपने जय भीम फिल्म देखी होगी, जिसमें आदिवासियों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था और वकील मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत में अपील दायर करता है। वह हेबियस कॉर्पस के लिए अपील करता है। दूसरा परमादेश है, जिसके तहत अदालत किसी सार्वजनिक कार्यालय या प्राधिकरण को उस कर्तव्य को पूरा करने का आदेश देती है जिसे करने में वे विफल रहे, लेकिन इसे किसी निजी व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध या जब कर्तव्य अनिवार्य न हो, जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा निषेध है, जो पत्र को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। चौथा सर्टियोरारी है, जो निचली अदालत में लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है या अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने पर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। पांचवा है क्वो वारंटो, यानी किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर रहने के अधिकार को चुनौती देना, यानी वह किस अधिकार से पद पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और एकमात्र बताया है। अब अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कानून बनाने, कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी, राज्य विधानसभाओं में नहीं। तो ये है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्रश्न या प्रश्न नीचे टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।